सेकंड पार्ट में हम प्रूव करेंगे कि n मोड मेरे पास एक बनाक स्पेस बनता है अगर मेरे पास n एक बनाक स्पेस गिवन हो, जहाँ पर n मेरे पास एक वेक्टर स्पेस था। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? बाय फर्स्ट सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बनाक स्पेस क्या है। तो देखिए, मुझे क्या प्रूव करना है कि n मोड मेरे पास एक बनाक स्पेस बनता है अगर ये n मेरे पास स्पेस कैसा हो, बनाक स्पेस हो। बनाक स्पेस का मतलब वो एक नॉन लीनियर स्पेस होना चाहिए, वो प्लस में कंप्लीट भी होना चाहिए। नॉन लीनियर स्पेस में प्रूव कर चुकी हूँ, तो इस वीडियो में हम करेंगे कि वो कंप्लीट है। कंप्लीट का मतलब उसके पास हर एक कोशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो। तो और इसके लिए हम डायरेक्ट प्रूव नहीं करेंगे कि इसकी कोशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट। हम कोशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होती है, हम इसमें रिजल्ट का यूज़ करेंगे कि हर एक कोशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होती है। इफ़ एंड ओनली इट हैज़ ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, इसके पास क्या हो, एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। तो बस हम इस वीडियो में यही ढूंढेंगे कि इसके पास एक सब सीक्वेंस कहाँ से आएगी, क्योंकि मुझे क्या दिखाना है कंप्लीट करने के लिए कि इसकी हर एक कोशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट कब होएगी? अगर उसकी हर एक सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो, या फिर इसके पास कोई एक सब सीक्वेंस मिल जाए जो कि कन्वर्जेंट हो। देखिए, ऐसे ही प्रूव करेंगे हम कि एक कोशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होती है, अगर उसके पास एक सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट में मिल जाए। तो हम एक कोशी सीक्वेंस लेंगे, तो हम कोशी सीक्वेंस कहाँ से लेंगे जिसको कंप्लीट दिखाना है इसको। अब इसके अंदर से कोई भी सीक्वेंस किस टाइप की होगी? Sn+m टाइप की तो होगी, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट्स ही इस टाइप के डिफाइन है, तो कोशी सीक्वेंस भी इसी टाइप की होगी। तो इस कोशी सीक्वेंस की हमें एक सब सीक्वेंस ढूंढ के लानी है जो कि कन्वर्जेंट हो। ये काम हमारा है। तो ये मैंने मान ली कोई भी कोशी सीक्वेंस है। अब हमें एक सब सीक्वेंस ढूंढ के लानी है जो कन्वर्जेंट हो उसी स्पेस में, क्योंकि हमेशा जो कन्वर्जेंस का पॉइंट होता है वो उसी स्पेस में कन्वर्जेंट होता है। और जहाँ पर Sm मेरे पास कहाँ से होती है, n से। तो सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, कोशी सीक्वेंस की डेफिनेशन। कोशी सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है? फॉर गिवन एप्सिलन, एप्सिलन हमने 1/2 कंसिडर कर लिया। एक पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेगा n1 सच दैट कि नॉर्म ऑफ Sn+m माइनस नॉर्म m+m नॉर्म लेस देन 1/2 फॉर ऑल n एंड m ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। कोशी सीक्वेंस का मतलब वही ना कि सीक्वेंस की दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस कुछ टर्म्स के बाद कम हो गया है। ये सीक्वेंस की एक टर्म है, ये कोई भी दूसरी टर्म है। तो हम अपना प्रूफ करने के लिए ये काम हम अपने आप कर रहे हैं ताकि हमारा प्रूफ इजीली हो जाए। हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, m को हमने n1 मान लिया, तो m की जगह n1 पुट कर दिया और बाकी कंडीशन सेम है। बस n स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन n1 हो जाएगा क्योंकि हमने m को n1 के इक्वल पुट कर लिया है। अब इस Sn1 का नाम हमने x1 रख दिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। सिमिलरली करके एप्सिलन तो आर्बिट्रेरी था, जैसे हमने 1/2 सेलेक्ट किया, हम 1/2 स्क्वायर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके लिए पॉजिटिव इंटीजर कोई दूसरा आएगा n2, क्योंकि सेम भी हो सकते हैं बट डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो हमने कोई डिफरेंट मान लिया n2। इस तरीके से कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए सेम, बस इंटीजर अलग ले लिया। अब सेम काम करेंगे जो हमने ऊपर किया है। m की जगह हमने m की जगह n1 पुट किया था, यहाँ पर m की जगह n2 पुट करेंगे और फिर Sn2 को पुट कर देंगे x2। कंटिन्यूइंग इज दिस वे, मतलब कि हम ऐसे चलते रहेंगे तो हमारे पास एक सब सीक्वेंस आ जाएगी। सब सीक्वेंस क्या है, हमें मिल गई xk+m, इसकी सब सीक्वेंस मिल गई इस तरीके से कि xk+1 +m माइनस xk+m की नॉर्म लेस देन 1/2k है। ये हमें कैसे मिली? देखिए यहाँ पर जो पीछे हमने देखिए हमने कैसे डिफाइन किया कि सीक्वेंस की टर्म्स का आपस में डिफरेंस, सीक्वेंस की टर्म्स का आपस में डिफरेंस इस छोटी सी टर्म से छोटा है। कोई भी टर्म ले लो आप, इसमें भी इससे छोटा था, कोई दूसरी टर्म आई उनका डिफरेंस भी छोटा था। तो हर एक टर्म का डिफरेंस इस छोटी सी क्वांटिटी से भी छोटा है, तो ऐसे ही इनका आपस में भी डिफरेंस कम होगा। इसलिए हमने अपनी जनरलाइजेशन से लिखा है कि सारी टर्म का डिफरेंस बहुत पास पास थी टर्म। तो यूजुअली हम इन टर्म्स के बजाय हम इनका भी कंपैरिजन कर सकते हैं कि ये टर्म भी बहुत पास पास रही होंगी, क्योंकि सीक्वेंस को हमें कन्वर्जेंट प्रूव करना है। अब हम शो करेंगे कि ये जो सबसीक्वेंस हमें मिली है ये कन्वर्जेंट है n मोड m के अंदर। इसके लिए हमने एक वेक्टर चूज़ कर लिया y1 यहाँ से, इस तरीके से कि y1 क्या होगा x1+m1, क्योंकि ये से बिलोंग कर रहा है। इक्वल कब आएगा? जब कोई भी एलिमेंट यहाँ से मुझे मिल जाएगा। अब इस इक्वेशन में मैं अगर k की वैल्यू 1 पुट करती हूँ तो मुझे ये इक्वेशन मिलती है। अब कोसेट में इस तरीके से एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होती है। मैंने पहले कहा था कि सिर्फ वेक्टर वेक्टर ऐड हो जाते हैं, ये ऐसे ही रहता है। अब नॉर्म कैसे डिफाइन है? इन्फीमम ऑफ दिस, और फिर इसके बाद ये वाली टर्म लेस देन 1/2 है, इसका मतलब ये नॉर्म भी लेस देन 1/2 है। इसका मतलब कि x1 की वैल्यू क्या थी, यहाँ से x1 की वैल्यू निकाले क्या आएगी, y1 माइनस m1। x2 की वैल्यू इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर y2 कंसिडर करूँ, y2 कहाँ से बिलोंग करेगा, x2+m। सिमिलरली जैसे मैंने x1 के लिए काम किया वैसे ही मैं x2 के लिए भी काम कर सकती हूँ। जैसे x1 की वैल्यू यहाँ से y1 माइनस m1 आई है, वैसे ही x2 की भी आएगी। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस इससे लेस है, तो y1 माइनस ये
वेक्टर बन गया है पूरा का पूरा। इसका पूरे का नाम मैंने y2 रख दिया, y2 इस पूरे का नाम रख दिया, जहाँ पर ये जो कि यहाँ से बिलोंग कर रहा है x2 प्लस m से, क्योंकि ये m का एलिमेंट है ना। इसका पूरे का नाम मैंने y2 रख दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, y1 माइनस y2 लेस देन 1/2। अब जैसे मैंने y1 y2 सेलेक्ट किया, मैं y3 को भी सिलेक्ट कर सकती हूँ इस तरीके से, जैसे कि ये आइटम मेरे पास, मैं कोई और वेक्टर सेलेक्ट करूँगी, ऐसे चलते चलते मेरे पास एक ऐसी भी वैल्यू आ जाएगी। या फिर आप सिंपली अगर आप k की वैल्यू 2 पुट करते हो 1 में इसमें, तो आपको डायरेक्ट भी मिल सकता है। और फिर इस तरीके से करते हैं हमारे पास एक सीक्वेंस मिल जाएगी, yn के अंदर मिलेगी वो सीक्वेंस हमारे पास, इस तरीके से कि उनका डिफरेंस लेस देन 1/2 की पावर n है। अब एक पॉइंट और भी बनता है कि ये जो हमारे पास एक सब सीक्वेंस बन रही है, सीक्वेंस बन रही है, ये x y1 तो यहाँ से थे ना, तो ये सीक्वेंस मेरे पास n mod m की होनी चाहिए थी, लेकिन मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि ये n की बन रही है। वो किस रीज़न से है, क्योंकि y1 कहाँ से बिलोंग करता था, x1 प्लस m, और x1 मेरे पास n से ही बिलोंग करता है, क्योंकि वो तो वेक्टर स्पेस है, और जो m है वो n के अंदर कंटेंट है। इसका मतलब x1 प्लस m मेरे पास किसके अंदर कंटेंट हो गया, पूरे स्पेस के अंदर तो हर एक एलिमेंट कंटेंट होता ही होता है। x1 तो n के अंदर था ही, m भी n के अंदर कंटेंट है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा n के अंदर चला गया, तो पार्टिकुलर y भी इसके अंदर चला गया, तो सारे के सारे y किसके अंदर चले गए, n के अंदर। इसका मतलब ये सीक्वेंस किसकी बन गई, n की मिल गई। इस तरीके से कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब हम शो क्या करेंगे कि yn एक कोशी सीक्वेंस है, क्योंकि yn को हमने अगर कोशी सीक्वेंस प्रूव कर दिया तो हमें जो प्रूव करना है वो हो जाएगा, क्योंकि हमें yn के अंदर क्या है, xn। अब इसके लिए हमने कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर प्रूव किए, क्योंकि कोशी सीक्वेंस प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होता है कि सीक्वेंस की दो टर्म्स का डिफरेंस किसी भी एक नंबर से छोटा हो जाए, तो हमने दो टर्म कंसिडर की और इसके अंदर ये बीच में ये सारी टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट की, और ऊपर वाली इन कंडीशन से इनकी वैल्यू पुट कर दी। और ये क्या बन रहा है, एक इनफाइनाइट GP। इसका सम का फॉर्मूला क्या होता है, a/1 माइनस आर, a क्या है 1/2m, 1 माइनस आर का मतलब कॉमन डिफरेंस, वो कितना है 1/2। ये मेरे पास 0 को टेंड कर रहा है, जैसे m इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। इसका मतलब ये मेरे पास एक कोशी सीक्वेंस बन गई। इसका मतलब y ने कोशी सीक्वेंस बन गई n के अंदर, लेकिन n तो कंप्लीट है, और कंप्लीट है इसका मतलब उसके अंदर हर एक कोशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, इसका मतलब yn भी कन्वर्जेंट है। तो हमने मान लिया कि yn किसी पॉइंट y पे कन्वर्ज करती है। अब हमें शो क्या करना था कि xn जो कि एक सब सीक्वेंस आई थी Sn प्लस m की, उसको मुझे कन्वर्जेंट प्रूव करना था। अब हम प्रूव करें कि वो कन्वर्जेंट इसी पॉइंट पे है, इस y में मैं अगर m ऐड कर दूँ वो इस पॉइंट पे कन्वर्जेंट होगी। कन्वर्जेंट दिखाने के लिए मुझे इन दोनों का डिफरेंस जो है 0 को टेंड करता हुआ दिखाना है, जब m की वैल्यू 0 को टेंड कर रही है। इसके लिए हमने इन दोनों का डिफरेंस कंसिडर किया, xm प्लस m। इसको मैंने क्या, मेरे पास yn कहाँ से बिलोंग कर रही थी, xm प्लस n से, तो yn प्लस m ऐड करने के बाद इस वेक्टर के इक्वल होगा। ये अगेन उसी प्रॉपर्टी से है, कौन सी वाली प्रॉपर्टी,